गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई सब लोग। चलिए भाई, तो डेटा मेन्यू में हम लोग थे और आज आगे प्रोसीड करेंगे। कल हम लोगों ने कुछ अच्छे ऑप्शंस ट्राई किए थे, लाइक फ्लैश फिल हम लोगों ने किया था। इसके अलावा रिमूव डुप्लीकेट्स और एज वेल एज हमने ट्राई किया था डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसकी जरूरत अक्सर पड़ती रहती है भाई। ठीक है, चलिए ये सब हो गया था और मुझे नहीं लगता अब कुछ बच रहा है। सो द इम्पोर्टेंट ऑप्शन आज के लिए जो है दैट इज व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और नाम से पता लग रहा है एनालिसिस कीवर्ड आ रहा है, हमारे तो काम का हो गई। सो आज का एजेंडा यही रहने वाला है। तो व्हाट इफ एनालिसिस यानी एनालिसिस से रिलेटेड कुछ चीजें स्टफ हम लोग परफॉर्म करेंगे। मुझे लग रहा है कुछ छूटा तो नहीं है, पता नहीं क्यों फील आ रहा है। हाँ, एक ऑप्शन छूट गया, ये मेरे उसमें ना असल में लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आइकन दिख रहा है इसलिए मेरे ध्यान से निकल गया। दैट इज कंसोलिडेट। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल गो टुवर्ड्स कंसोलिडेट, देन आफ्टर वी विल डू व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, ये ऊपर ऑप्शन देखिए रिलेशनशिप सब, तो ये सब हमारे काम का नहीं है, डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड है ये, तो इसे स्किप किया जा सकता है। बट ये कंसोलिडेट ऑप्शन है, ये हमारे काम का है। अब ये कहाँ पे काम आता है, तो मेरी स्क्रीन पे सभी लोग फोकस हो जाइएगा। एक आपको मैंने डेमो शीट दी हुई है प्रैक्टिस डेटा के लिए। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव डेटा इन दिस मैनर कि हमारे पास जो सेल्स हैं, हमारे सेल्समैन्स की या हमारे एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है, वो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग शीट में मेंटेन किया जाता है, अलग अलग शीट में रखा रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि कंपनीज में जैसे मंथ वाइज डेटा अगर कलेक्ट होना है तो अलग अलग शीट को अलग अलग मंथ से नेम्ड कर दिया जाता है, और हर शीट में क्या करा जाता है, अलग अलग नेम का या अलग अलग क्वार्टर या ईयर का डेटा कलेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये वो यहाँ पे यही काम हो रखा है कि हमारे कुछ सेल्समैन है और उनके सेल्स काउंट जो है हमने अलग अलग शीट में रखी है, जैसे कि 19 की अलग शीट है, 20 की अलग शीट है और अगली है 21। ठीक है, तो तीनों में हमारे जो है ये डेटा रखा हुआ है। कंसोलिडेट एग्जैक्टली क्या होता है, कंसोलिडेशन कहलाता है कि समराइज करना, एक साथ लाना सब चीजों को। ठीक है, सो यहाँ पे कंसोलिडेट ये करेगा कि ये तीनों शीट से डेटा को उठा के और आपके पास एक नए जो है क्या एक नई शीट में ला के दे देगा कंसोलिडेट करके, यानी एक साथ उसको कहेंगे हम समराइज करके। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना है, एक नई ब्लैंक शीट ऐड कर रहा हूँ इसके लिए मैं। सबसे पहले एक ब्लैंक शीट ऐड की, वर्कशीट, ये आ गई शीट। ठीक है, इसे यहीं पे प्लेस कर दिया मैंने। इस शीट में कर्सर रखना है आपको, और कर्सर रखने के बाद गाइस यू नीड टू गो टुवर्ड्स द कंसोलिडेट ऑप्शन। जब आप कंसोलिडेट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से एक डायलॉग विंडो खुल के आता है। नाउ इट विल आस्क यू सबसे पहले कि जो कंसोलिडेशन होगा तीनों से, जो आप बेसिकली डेटा कलेक्ट करेंगे, उस पे फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। तो ऊपर सम आ रहा है, अक्सर हम लोग सम ही प्रिफर करते हैं, बट यू कैन गो विद द अदर फीचर्स और अदर फंक्शंस आल्सो, लाइक वी हैव काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू दैट। ठीक है, बट मैं यहाँ पे सम ही ले रहा हूँ। इसके अलावा नाउ इट विल आस्क यू फॉर द रेफरेंस, ये आपको रेफरेंस के लिए करता है। तो रेफरेंस में बेसिकली आपको वो टेबल सेलेक्ट करनी होती है जो अलग अलग शीट में आपने रखी हुई है। ठीक है, सो ऑन दैट ओकेजन हमारे पास 2019 सबसे पहला है, तो देखिए मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। 2019 में आके मुझे ये रेंज ऐसे टेबल की अपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे रेफरेंस आ जाता है, यू जस्ट नीड टू ऐड इट। तो देखिए वो नीचे ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे ही 20 में आना है, और जब मैं 20 में आया तो देखिए उसने खुद ही रेंज आइडेंटिफाई कर दी, ये सिमेट्रिकल डेटा है तो उसने आइडेंटिफाई कर दी। यहाँ पे रेफरेंस भी चेंज हो गया, देख लीजिए यहाँ पे 2020 लिखा आ रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये खुद आया है, मुझे बस कर देना है ऐड, और फिर जाऊंगा मैं 2021 पे, फिर से रेंज खुद सेलेक्ट हो गई और यहाँ पे देखिएगा रेफरेंस चेंज हो गया है। ठीक है, और मुझे उसे कर देना है ऐड अगेन। ये तीनों ऐड हो गए। ऐड हो जाने के बाद यूज लेबल से, कि भाई लेबल में क्या यूज करना है। तो लेबल का मतलब यहाँ पे टाइटल्स है, तो टॉप रो ऑब्वियसली हमारी टाइटल होगी, और लेफ्ट कॉलम में नाम लिखे हुए तो वो भी कॉमन चलेंगे। तो मैंने टॉप रो और लेफ्ट कॉलम को क्या कर दिया, एक तरह से फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया एक तरह से। ठीक है, लेबल्स में उसे यूज करे, ये मैंने कह दिया। और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा,
बेसिकली ये क्या करेगा कि सोर्स डेटा से आपके कंसोलिडेट टेबल का लिंक बना के रखेगा, यानी कि वहां बिटालिया अगर कोई डेटा अपडेट होता है तो यहाँ भी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, यानी ये भी रिफ्रेशेबल रहेगा, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, वो खुद ही हो जाता है। तो मैं क्रिएट लिंक पे भी क्लिक कर देता हूँ, यानी कुल मिला के बात ये है कि तीनों ऑप्शंस पे क्लिक करना जरूरी है। ये करने के बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए नई शीट में मेरे पास कंसोलिडेट होकर डेटा आ गया है, सारे सेल्समैन के नेम, उनके हर क्वार्टर में जो तीनों में 3 बार क्वार्टर आए होंगे उन सबका सेल्स, और टोटल कितनी सेल्स उन लोगों ने की है वो यहाँ पे दिख रही है। सेकंड पे क्लिक करूंगा तो ये डिटेल व्यू में खुलेगा, यहाँ पे 1 और 2 लिखा आ रहा है टैब में ऊपर, 1 रखूंगा तो समराइज आएगा, 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल्ड आएगा, और इस तरह से आपको हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस दिखाई देता है। हाँ यार, इसमें वही मैं क्राइटेरिया पे ही आने वाला था। ये बन तो गया, लेकिन याद रखना इसमें सिमेट्री होना बहुत जरूरी है। टाइटल ऑब्वियसली सेम चलने चाहिए, और एक और चीज, क्योंकि लेफ्ट को भी हम फिक्स कर रहे हैं, तो वो जो नेम होगा वो भी फिक्स चलेगा, ठीक है ना, यानी कि वो होना चाहिए। अब कंपनीज में क्या होता है कि लेट से कोई एम्प्लॉय 19 में एम्प्लॉय था, 20 में नहीं है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये करा जा सकता है कि कंसोलिडेटेड डेटा के लिए मान लीजिए कोई एंट्री, मान लीजिए सुचिता की 21 में कोई एंट्री नहीं होनी है, लेकिन 19 में भी है और 20 में भी है, तो सुचिता को आप कैरी करो, लेके चलो, उसके आगे नल यानी जीरो प्लेस कर दो, ठीक है। अगर मैं इसे एलिमिनेट कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, देख लो, हटा दिया मैंने, ये देखो, ठीक है, इस तरह से एरर आ जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बाकी काम तो हो ही रहा है, बाकी उसके दोनों का सम तो हो ही रहा है, ठीक है ना, दो दो का हो रहा है, लेकिन वो तीनों का सम करके नहीं दे रहा है बेसिकली। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ उसको कंटिन्यू रखो, मतलब हटाना नहीं है, मतलब आप उसमें जीरो लिख दीजिए, जीरो प्लेस, मतलब कोई एम्प्लॉय मान लीजिए या कोई वैल्यू नहीं आने वाली इस टेबल में, तो वहां पे आप जीरो जीरो प्लेस कर दीजिए, कहने का मतलब ये है, एलिमिनेट नहीं करना है, अगर एलिमिनेट कर दिया तब नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, 1920 और फिर 21 भी ऐड होगा, 21 में क्योंकि जीरो होगा तो रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नाम होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैंडेटरी है इसमें, ये मतलब, हाँ हाँ, उसका नाम होना चाहिए, और ऑब्वियसली जब नाम होगा, अगर उस साल उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है तो जीरो होगा वहां पे, बात खत्म, ठीक है ना, वहां पे जीरो रखना है, मतलब रखना जरूरी है, कुल मिला के बात ये है, तभी कंसोलिडेशन हो पाएगा। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, और इवन चाहे तो कॉलम वगैरह भी कम करके देख लो, पता लग जाएगा कि अगर आप फॉर्मेट सेम लेके नहीं चल रहे हैं तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो एक बार नॉर्मली इसे कंसोलिडेट कीजिए, और एक बार उसमें अल्टरेशन, सोर्स डेटा में अल्टरेशन करके देखें, ठीक है ना।
सोर्स में एडिट कर रहा हूँ जैसे कि दो तीन वीडियो फाइल हुई हो तो वो भी कर सकते हैं ना। ये मतलब 2022 में लेटेस्ट में अगर न्यू हायरिंग हुई हो एम्प्लॉइज की तो तीनों में नाम होने चाहिए, बात खत्म हो। तीनों। हाँ, आप खुद सोचो कैसे होंगे तीनों में। तुम बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो, तुम्हारी समझ में आया नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ तीनों में नाम होना चाहिए। 2022 में हायर हो जाएगा तो उसकी पुरानी एंट्री तो जीरो ही चलेंगी ना। वहां पे रेफ आएगा, वो कर ही नहीं पाएगा उसको कंसोलिडेट। उसकी हमें 19 में भी एंट्री करनी पड़ेगी, वहां पे जीरो डालना पड़ेगा। ये है, ठीक है ना। चाहे वो 21 में आया हो, आपको 19 में भी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, 20 में भी। ये मैंडेटरी। तो जैसे मान लो अगर हम 2020 या 19 का रेट मारते हैं ना कोई डाटा तो मतलब ये मान लो कंसोलिडेट में उसका शो नहीं होगा फिर। हाँ, ऑब्वियसली वो जब सम करने जाएगा तो वो तीनों वैल्यू का सम करेगा। एक जगह उसे वैल्यू मिलेगी, दो जगह नहीं, तो कैसे सम दे देगा तुम्हें? खुद सोचो ना। भाई सम करा रहे हैं हम तीनों का, तो हाँ कुछ ना कुछ नंबर देगा। इसलिए मैंने कहा कि जीरो दो आप। जीरो से ये रहेगा कि इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा आउटपुट में, और वो आ भी जाएगा, दिखने में भी सही लगेगा। यस। किसमें कोई हम्म। 19 और 20 में नहीं करनी पड़ेगी, वही अभी मैं राजू को बोल रहा था। प्रेफरेंस का दोबारा कंसोलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो रेंज आपने गलत सेलेक्ट कर रखी है। नीचे नेम ऐड करोगे तो रेंज बदलेगी पहले तो। सबसे पहले तो रेंज पहले रीडिफाइन करनी पड़ेगी आपको। तो सर ऐसा हर बार रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, ऑब्वियसली नया है तो हर बार। गुड मॉर्निंग मैम। सर 50-100 एम्प्लॉइज का होगा तब तो वही दिक्कत है ना, हर बार लॉन्च करना पड़ता है। सबसे बेस्ट वे है। हाँ। नहीं, वही है कि नेम सेम चलने चाहिए, वो बेसिक। एक कॉलम ऐड करा हाँ, पुरानी शीट की जो पहले कॉपी उनकी डुप्लीकेट वही तो। ये कर सकते हैं, हाँ। उनका कर सकते हैं आप। ये भी हो सकता है, जो तीनों में है उन्हीं को। ठीक है हम ठीक है। तो अगर जैसे 2021 में कोई नया एम्प्लॉय ऐड कर रहा है तो उसका उसको नहीं दिखा रहा है फिर ऐसे। हाँ, पायल रेंज दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। कंसोलिडेट मतलब दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि नया ऐड किया आपने नीचे। ओके, वो दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, वो कंसोलिडेट वाली रेंज डिलीट करके दोबारा आपको करना पड़ेगा, ऐड करके दोबारा से। ओके।
हो गया भाई? ठीक, चलिए भाई आगे मूव करते हैं अब। तो कंसोलिडेट जैसे मैंने बताया, इसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है भाई। ये फील्ड यानी कि टाइटल जो हम यूज कर रहे हैं, ये दोनों ही सेम होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल टाइटल भी और वर्टिकल वाले भी, दोनों फील्ड सेम होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई नया डेटा ऐड होता है तो ये कर सकते हो कि एक नई शीट ऐड की दोबारा से और दोबारा कंसोलिडेट कर दिया, कोई बहुत ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है इसमें, है ना। तो आप दोबारा से जो है उसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं और अब चलेंगे हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस में। और बेसिकली ये इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और ये तीनों एनालिसिस से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर का, दूसरा है गोल सीक और तीसरा है डेटा टेबल। ये तीनों की हेल्प से हम लोग जो है एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसमें भी सबसे पहले जो हम करने वाले हैं दैट इज गोल सीक। ठीक है, सो गोल सीक के बारे में आपको बता दूं। बेसिकली होता क्या है कि लेट्स से एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं जो है पार्ट्स बाहर से मंगवा के असेंबल करता हूँ और कोई अप्लायंस यहाँ पे बना रहा हूँ लेट्स से। तो यहाँ पे मैंने उसकी कॉस्टिंग लिखी हुई है। कॉस्टिंग ये लिखी हुई है कि सर्किट बोर्ड मुझे पड़ रहा है उसका 550 का, सेमीकंडक्टर्स 200 रुपीज के, आउटर बॉडी 150, और असेंबली वेजेस जो है ये हो रहा है 70 कॉस्ट कर रहा है, और मैंने उसमें अपना प्रॉफिट शेयर जोड़ा 1370। ठीक है,
तो यानी कि मैं अगर प्रोडक्ट सेल करूंगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो किस रेट पे करूंगा, वो ये है मेरे हिसाब से। भाई जितनी कॉस्ट लगेगी उसी को तो भाई मैं वो करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने अपना प्रॉफिट शेयर वगैरह सब जोड़ के 1370 जो है प्रोडक्ट का क्या आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है। लेकिन मेरा जो कॉस्ट मैनेजर है वो मुझे सजेस्ट करता है कि मार्केट कंपटीशन में और भी प्रोडक्ट है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया है कि 1150 होना चाहिए, लेकिन ये जा रहा है थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो बात क्या है, गोल सीक क्या करता है कि मेरे लिए गोल सीक का मतलब हुआ, गोल मतलब एम। टारगेट, और सीक मतलब चार, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मेरे लिए जो गोल सीक है, जो टारगेट है, दैट इज 1150, जो कि अभी जा रहा है 1370, ठीक है। तो इसको मैं कैसे अचीव करूंगा, इस काम के लिए गोल सीक का यूज किया जाता है। तो कर्सर मैंने टोटल सेल में रखा, व्हाट इफ एनालिसिस में आया मैं, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन गोल सीक। जैसे गोल सीक में क्लिक करता हूं तो ये पूछता है सेट सेल, तो मैंने कहा B7, ठीक है। तो कहता है टू वैल्यू कितना करना है इसे, तो मेरे लिए टू वैल्यू 1150 है, तो मैंने 1150 यहाँ पे लिख दिया कि भाई टारगेट वैल्यू कितनी है 1150। फिर ये तीसरी चीज पूछता है बाय चेंजिंग सेल, कि किस सेल में वैल्यूज आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो याद रखना गोल सीक में एक रिस्ट्रिक्शन है कि कोई एक सेल वैल्यू ही चेंज हो सकती है, और इस सिनेरियो में वैसे मैं आपको बताऊं तो एक ही सेल वैल्यू है जो कि कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है, बाकी सब तो वैसे भी नहीं किए जा सकते, दैट इज प्रॉफिट। ये आपको भी पता है कि ये कॉस्ट मेरे हाथ में नहीं है, ये तो जो पड़ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब फिक्स प्राइस है, केवल प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जो मेरे हाथ में है, तो मैंने प्रॉफिट वाला सेल इसे टारगेट में दे दिया। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, टू सेट सेल, सेट सेल में कौन सी सेल सेट कर रहे हैं, तो दैट इज टोटल वाली। दूसरा टू वैल्यू कितना, तो वैल्यू बताना है कितने तक कर रहे हैं, और बाय चेंजिंग सेल तो उसमें भी आ गया प्रॉफिट, ठीक है। ये करने के बाद जैसे ही ओके करता हूँ तो ये देखिए उसने टारगेट अचीव कर दिया, मेरा प्रॉफिट शेयर कम कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और 1150 टारगेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, अगर मैं ओके कर दूं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कैंसिल करूंगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करूंगा तो ये देखिए वापस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। ओके करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि कोई एक ही सेल वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो पाएगी, चेंज हो पाएगी, पहली बात ये है। दूसरा, यहाँ पे जो ये आपने टोटल किया है ये कैलकुलेटेड होना चाहिए, मैनुअल नहीं लिख सकते इसे, समझिए आप, यानी ऑटो सम या सम की हेल्प से ये कैलकुलेटेड होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद ही गोल सीक जो है यहाँ पे काम कर पाता है, ठीक है। तो ये है आपका गोल सीक। गोल सीक की रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पे सिंगल वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें भी, ऐसा हो सकता है कई बार कि मल्टाई फील्ड हो, दो तीन फील्ड ऐसे हो जो कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हो या चेंज किए जा सकते हो, तो वहां पे भाई ये काम नहीं करेगा, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ये केवल एक ही सेल वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज या चेंज कर सकता है। एक बार दोबारा देखिएगा, ये रखा मैंने टोटल सेल पे इसे, व्हाट इफ एनालिसिस में गया, गोल सीक में गया, सेट सेल में B7 खुद ही आ गया, टू वैल्यू कितना करना है तो मैंने लिखा 1150, और फिर पूछता है बाय चेंजिंग सेल, तो बाय चेंजिंग सेल में आके मैं प्रॉफिट को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ ये देखिए चेंज हो, ठीक है। तो इस तरह से गोल सीक काम करता है, ट्राई करके देखिएगा इसे। तो इसका फायदा क्या है, मतलब ये मैनुअली नहीं कर सकते? बिल्कुल ये मैनुअली भी कर सकते हैं, हकीकत बात यही है, ठीक है ना। बट वही है कि ये केवल एक मेथड दे रखा है बस, और कुछ नहीं। ये सेम चीज आप मैनुअली परफॉर्म कर सकते हो।
हो गया भाई। तो जैसा कि कुछ खास फीचर नहीं है, ठीक है ना, बस दिया हुआ है ये। हम्म। पहुंचने दो वहां तक। ठीक है, तो गोल सीक में यही ड्रॉबैक है, यही इसका एडवांटेज है और यही ड्रॉबैक भी है कि केवल एक ही वैल्यू जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने फर्दर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिनेरियो मैनेजर एंड डेटा टेबल। तो गोल सीक में एक वैल्यू चेंज हो सकती है, जो अगला ऑप्शन हम पढ़ेंगे दैट इज डेटा टेबल, इसमें दो वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसको करने के लिए डेटा टेबल वाले टैब में मैं आ रहा हूँ, और सबसे पहले जो मैं आपको चीज दिखाने वाला हूँ, एक लोन टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस मेन्यू और दिस ऑप्शन डेटा टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि प्रणव
जो है बाइक लेने गया, ठीक है, और इसने कुछ पेमेंट तो डाउन पेमेंट कर दिया, लेकिन 1 लाख के आसपास ये फाइनेंस कराना चाह रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि प्रणव के लिए 1 लाख रुपीस पे 14% के रेट पे ईएमआई निकालने वाले हैं कि मंथली इसे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ये चीज सीख लेते हैं आज। तो ईएमआई का फॉर्मूला होता है गाइस, दैट इज पीएमटी, ठीक है। पीएमटी स्टैंड फॉर पेमेंट बेसिकली, और फिर पूछता है रेट, ठीक है। तो रेट यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज 14%। बट ये 14% जो होता है एनम होता है, पर एनम, जबकि ईएमआई होती है मंथली। तो इसको कन्वर्ट करना होगा मंथली में, सो डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, आरओआई को मंथली कन्वर्ट किया है, ठीक है। फिर पूछता है पीवी, पीवी होता है बेसिकली ड्यूरेशन, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऊपर मंथ में ही लिखी हुई है ये, तो मैंने ये B4 सेलेक्ट कर लिया, और लास्ट में पूछा जाता है दैट इज, सॉरी एनपीआर हो गया आपका ड्यूरेशन, फिर पूछा जाता है पीवी दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल रखा हुआ है ऊपर, ये B2 में मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा, जैसे एंटर करता हूँ आई विल गेट द ईएमआई, और ये जो है प्रणव की ईएमआई होगी, यानी 3 साल के लिए 3417 रुपी पर मंथ, ठीक है। ये ईएमआई निकल के आ गई। हाँ, माइनस में इसलिए आया है क्योंकि जो अकाउंट्स वाले हैं वो जानते होंगे इस चीज को, लोन जो होता है या मंथली जो ईएमआई होती है दैट इज अंडर करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसको करंट लायबिलिटी कहते हैं, और एक्सेल जो है अकाउंटेंसी बहुत अच्छा जानता है, तो उसने उसे माइनस में दिखा दिया क्योंकि करंट लायबिलिटी में है, ठीक है, सीएल में आता है ये, ठीक है। तो ईएमआई इसीलिए नेगेटिव में आता है, बट वी हैव ट्रिक, इसको एक काम कर सकते हो, ट्रिक में ये कर सकते हो कि ये B2 के आगे ना माइनस लगा दो, तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। तो पहले ही आप जो है ये काम कर सकते हैं कि उस पर आप माइनस लगा दें आगे प्रिंसिपल पे, ठीक है। ये ट्रिक है बस, नथिंग बस, ठीक है। तो ये ईएमआई आ गया, लेकिन प्रणव ने सोचा अगर मैं इतना ईएमआई हर महीने भरूं तो तुम सैलरी सारी ईएमआई में ही चले जाएगी, महीना कैसे काटूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ईएमआई को लेके खुश नहीं है, तो ये जानना चाह रहा है कि डिफरेंट, अगर वो ड्यूरेशन घटा दे या बढ़ा दे तो क्या उससे ईएमआई पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है। अब ईएमआई को रिड्यूस करने के 2 तरीके होते हैं, या तो प्रिंसिपल कम कर दो, और या फिर आप ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दो। ड्यूरेशन एक्सटेंड करने से ये होगा कि जो है ईएमआई अमाउंट कम होता जाता है। तो अभी तो ये 36 के लिए है लेट से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, एक इसके लिए लोन टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो, ये एक लोन टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे प्रणव के लिए। ऊपर मैंने ड्यूरेशन मेंशन किए हैं मंथ्स में, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल के लिए क्या ईएमआई होने वाला है वो यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। और ये पॉसिबल हो पाएगा डेटा टेबल की हेल्प से, ठीक है। तो अभी तक डेटा टेबल का कुछ काम हमने किया नहीं है, ठीक है। अभी हमने केवल सिंपल एक लोन कैलकुलेट किया है, ईएमआई कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब डेटा टेबल कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 2 वैल्यू वेरी कर सकती है, जैसे मैंने आपको कहा था। तो एक तरफ मैंने रख दिया क्या, ड्यूरेशन, और एक तरफ रख दिया मैंने प्रिंसिपल। अब वही है, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि 2 ही हो सकती है, तीसरा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, कई बार आपने देखा होगा जब लोन लेने जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक अदर अलग अलग तरह का क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आप उस केस को भी यहाँ पे जज कर सकते हैं। आप जो है प्रिंसिपल सेम रखे रहेगा आपका, आप केवल जो है आरओआई को रख लीजिए यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट आरओआई, तो ये आपको उस हिसाब से ईएमआई निकाल के दे देगा, पूरा टेबल बन के आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जहां पे ये टेबल इंटरेक्ट कर रही है आपस में, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे इस फॉर्मूले को कॉपी कर देना है। तो इक्वल टू दिस, फॉर्मूला कॉपी हो गया। ये हो जाने के बाद आपको ये पूरी टेबल ऐसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है व्हाट इफ एनालिसिस में, एंड यू नीड टू क्लिक ऑन दिस डेटा टेबल ऑप्शन। जैसे डेटा टेबल में क्लिक करोगे एक डायलॉग विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा इस तरह से। नाउ इट विल आस्क यू रो इनपुट सेल, रो में क्या रखा है आपने, तो रो में क्या रखा है भाई, मंथ्स ड्यूरेशन। तो मैं यहाँ से जहां पे आपने फॉर्मूला लगाया था उससे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कहता है कॉलम इनपुट सेल, कॉलम में क्या रखा है आपने, प्रिंसिपल,
तो कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ROI होता तो मैं ROI सेलेक्ट करता हिमांशु यहाँ पे, ठीक है ना। बट यहाँ मेरे केस में ये है, आप लोग ROI के साथ भी बना के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करने के बाद जैसे ही ओके करता हूँ, ये देखिए अलग अलग प्रिंसिपल के लिए, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए आपके पास पूरी की पूरी लोन टेबल विद अ सिंगल क्लिक आती है, ठीक है। तो प्रणव को ये ज्यादा लग रही थी 1 लाख रुपीज पे 3417, तो प्रणव ने सोचा 48 या अगर 60 मंथ्स के लिए कर दूं तो शायद थोड़ा ठीक रहेगा। 2326 ये ठीक साउंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको जज कर सकते हैं, और एक चलता फिरता लोन टेबल है ये आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से गाइज ये काम करता है, ठीक है। और ये जो भी जो है आप यहाँ पे, जैसे मैंने कहा मैंने प्रिंसिपल लिया है, इट्स योर चॉइस, बस ये ध्यान रखना 2 ही वैल्यू हम वेरी करा सकते हैं, ठीक है। आप ड्यूरेशन एक चीज है, और दूसरा आप भाई प्रिंसिपल तो अक्सर फिक्स ही होता है। लेट से तुम्हें किसी काम के लिए 5 लाख चाहिए तो 5 ही लाख चाहिए भाई, तो प्रिंसिपल हाँ है वो। लेकिन ROI होता है, IDFC दे रहा है 16% पे पर्सनल लोन, HSBC आपको जो है 18% पे दे रहा है, SBI कह रहा है हम 14 पे दे देंगे, ठीक है। HDFC कह रहा है हम 13.2 पे दे रहे हैं आपको पर्सनल लोन। समझ गए बात। तो वहां पे आप अलग अलग ROI ले लीजिए और अलग अलग ड्यूरेशन के ले लीजिए, पूरी लोन टेबल आपके सामने आ जाएगी, आपको मतलब खुद जज कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल क्या रहेगा। समझ गए बात। ट्राई करके देखेंगे इसे, करिएगा। पहले EMI कैलकुलेट करें, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था आपने? स्क्रीन पे है। यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल के साथ किया है, आपको ROI के साथ करना है सर, ठीक है। मतलब पहले प्रिंसिपल के साथ कीजिएगा, जब हो जाए उसके बाद ROI के साथ कीजिए। तो ड्यूरेशन पे जो रेंज सेलेक्ट करनी है, येलो टेबल आ रहा सेलेक्ट क्यों करना है, टाइप भी तो कर सकते हैं। है। अरे सेल रेफरेंस तो टाइप भी किया जा सकता है भाई, सबसे पहले तो यही सीखा था हमने। एक मिनट में आया हूँ बस।
हेलो हाँ जी पायल बताएं। सर, ये जो आप ये ईएमआई को उस टेबल में ले गए हो, लोन टेबल में, वो कैसे ले गए हो आप? हम्म। कॉपी पेस्ट करके? या तो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लो या सेल रेफरेंस दे दो पायल। कनेक्टेड होना अच्छा, चाहिए लेकिन उससे किसी भी तरह से। ओके सर। कॉपी पेस्ट करके तो ये एरर की आ रही है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, कॉपी फॉर्मूला कॉपी करोगे। ओके, फॉर्मूला हाँ कॉपी। कॉपी। हाँ फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट, वैल्यू नहीं। कौन सा वाला? ये जो वैल्यूज है ये रो में है और ये कॉलम में है। अब देख लो कहाँ क्या रखा है। ये रो है, हाँ जी। कांस्टेंट रखा है दोनों दोनों केस में कर रहा है। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉलम में रख रहे हैं। हाँ काउंट कर रहे हैं। हाँ सर अब देखिए, अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं रखा और ड्यूरेशन को नहीं रखा तो ड्यूरेशन वाइज भी बता देंगे। नहीं, ड्यूरेशन जरूरी है। वो आपकी चॉइस है। मैंने कहा दो ही वैल्यू रखी जा सकती है, तीसरी की तो बात ही करना बेकार है। ये तो रिस्ट्रिक्शन है इसकी, कोई दो वैल्यू ही वेरी करा सकते हो। अब किसी एक चीज को स्टैटिक करो, किसी एक चीज को फिक्स करो। प्रिंसिपल लोन अमाउंट फिक्स हो सकता है भाई, सिंपल। लोन तो भाई जो जितना चाहिए उतना चाहिए। अब लेट से मैं व्हीकल फाइनेंस करा रहा हूँ तो 1 लाख है तो वो फिक्स 1 लाख है। चेंज दो ही चीजें होंगी, ये ROI अगर अलग अलग बैंक से ट्राई करूँ तो, और दूसरा जो है आपका ड्यूरेशन। बस ये दो चीजें हैं जो वेरी करें। अब कोई लोन के लिए अगर ट्राई करता है तो ऐसा नहीं कि एक ही बैंक से वो 10 जगह शॉर्ट ट्राई करता है, करेक्ट है। और वहाँ यही चीज देखी जाती है कि कौन जब, हाँ रेट ROI कम कौन दे रहा है। तो एक, अब तुमने किसी ने बोला तुम्हें कि भाई हम 15 देंगे, तुमने बोल दिया 40, ये IDFC वाले तो 14 कह रहे थे भाई, तो तब वो खुद ही कम कर देंगे, वो कहते चलो ठीक है हम इतने पे दे देंगे, 13 पे दे देंगे। ऐसा होता है, ये नेगोशिएबल होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है ना। हाँ
हाँ मतलब वो नेगोशिएबल होता है, हम लोग जिनको जानकारी नहीं होती वो ऐसे ही करते हैं, वो जितना बोला उतने में ले लिया। बट अगर आप मार्केट कंपटीशन चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई और जितना आप जाते हैं, दूसरा प्राइवेट जितने बैंक्स होंगे वो ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट जो होते हैं वो कम चार्ज करते हैं, ये है। ये तो है। ये भी तो है। सब तो प्राइवेट बैंक में तो खुद अपना वो करते हैं, क्या चीज? जो प्रॉब्लम होता है खुद से नहीं होती है। क्राइटेरिया रेंज होती है उनकी भी। ये कस्टमर, अब ये थोड़ा बैंकिंग वाला सवाल पूछ दिया, ये रिस्क असेसमेंट भी किया जाता है पहले कस्टमर का, उसका सिबिल कितना है ये मैटर करता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी अर्निंग क्या है, प्राइवेट प्राइवेट जॉब पे है या गवर्नमेंट जॉब पे है। वो लोन की सिक्योरिटी देखी जाती है पहले कि वो मतलब जो लोन दिया जा रहा है उसके वापसी के चांसेस कितने हैं। ठीक है, हाँ पहले उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका सिबिल अच्छा है, लेट से सिबिल स्कोर अच्छा है, आपके पास अर्निंग भी अच्छी है, आपकी टर्नओवर अच्छा है या अर्निंग जो भी कह लो, या सैलरी अच्छी है, तो उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। अब लेट से आपका बिजनेस है, पर्सनल और पर्सनल लोन ले रहे हो, और बिजनेस में रिस्क इज अबाउट रिस्क, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो वो रेंज होती है उनके पास कि 14 से लेके 20 तक। तो वो कैटेगरी में डिवाइड, आपको रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है हमेशा। तो वो बैंक्स के ऊपर निर्भर करता है, वो बैंक का अपना मैकेनिज्म है। सर रो इनपुट सेल में क्या डालना? रो में आपने क्या रखा है ये तो उस पर डिपेंड करेगा पायल। मेरे केस में रो में जो है ये है मंथ्स है ड्यूरेशन। ओके। हाँ जी। और हाँ जी। कॉलम इनपुट सेल में ROI। यस, जो आपने रखा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ जैसे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ठीक है। और जो कॉलम है उसमें मैंने फिक्स्ड अमाउंट रखा है। ठीक है। सो डाटा EMI में आ गया है तभी। हम्म। तो सर ये डाटा जो है वो किस क्या ड्यूरेशन को फॉलो कर रहा होगा? उधर वाली फॉर्मूले वाली, अगर तुम बदलना चाहते हो तो वहां बदलोगे, तो यहाँ आउटपुट चेंज भी होगा। ठीक है ना, उधर फॉर्मूले में ड्यूरेशन चेंज करो। लेट से तुम 5 ईयर के लिए लेना चाह रहे हो तो 72 कर दो उसे, यहाँ सारी EMI बदल जाएंगे आप। सर जो ये फिर जो टेबल है इसमें जो 12, 24, 36, 48 ये तो मंथ मंथ है ना? हम्म। हाँ जी, हाँ जी, ड्यूरेशन। और जो ड्यूरेशन मतलब वहां ड्यूरेशन चेंज करनी पड़ेगी तो यहाँ की ड्यूरेशन कैसे चेंज? ड्यूरेशन तो एक ही हो सकती है ना? नहीं नहीं, इन्होंने ड्यूरेशन नहीं रखा हुआ ना असल में टेबल में, उन्होंने ROI रखा हुआ है। ड्यूरेशन क्यों नहीं, अलग अलग हो सकती है ड्यूरेशन। भाई लोन जो लिया जाता है, आप जब EMI पूछते हैं अपनी तो साल भर के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, उसके बाद 5 साल के लिए होता है। ठीक है, अच्छा इसमें भी मनमर्जी नहीं चलती, ये भी बता दो। तुम कहो कि 2.5 साल का कर दो तो ऐसा नहीं होता, बैंक का अपना हिसाब होता है। 1 साल के लिए मिलता है लोन, 2 साल के लिए, उसके बाद सीधे 5, और उसके बाद सीधे 7। तुम कहो 6 साल का कर दो तो बैंक नहीं करेगा। ठीक है, तो वो फिक्स होता है उनका, उन्हें भी अर्न करना है। तुमको 6 महीने का लोन कर दो कोई नहीं देगा तुम्हें। ठीक है, ये होता है। याद रखना इसमें ROI जो लिया जाएगा वो परसेंटेज साइन के साथ दिया जाएगा भाई।
ये मैं बोलना भूल गया आप लोगों को, ROI जो इस फॉर्मूले में रखा जाता है वो परसेंटेज साइन के साथ रखा जाता है, चाहे यहाँ रख रहे हो चाहे वहां रख रहे हो। हाँ, परसेंटेज में रखना होगा, ठीक है। बिना परसेंटेज के रखोगे तो पता नहीं क्या EMI आएगी तुम्हारी। हाँ, सर जो परसेंट वाले में हम अगर जीरो से दे रहा हूँ, पॉइंट में अगर आपको दे रहे हैं पॉइंट पे दे रहे जीरो मतलब, ये समझ में नहीं आया, समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। 14.5 अब उसके आगे आपने कहा अपना परसेंटेज का साइन दो टेबल पे हाँ हाँ, फिर में कन्वर्ट हो गई। पूरा डिलीट करके टाइप करो सर। तुम परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे हो, टाइप नहीं कर रहे हो, ऊपर से तो नहीं कर रहे, नहीं उससे कन्वर्ट नहीं होता, तो मैनुअली करना पड़ेगा सर। उसमें लिखना टाइप करना है आपको परसेंटेज सिंबल से। लोन कौन से मिल सकता है ना, व्हीकल लोन, होम लोन या हाँ व्हाटएवर, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन में बस ROI का फर्क होता है। होम लोन 10% तक में मिल जाता है, व्हीकल भी ऐसी है 11-12, पर्सनल लोन लोन जो होता है 16 से 20% तक होता है। हाँ नहीं, वैसे मेन तो वो है। हाँ, EMI निकाल सकते हैं, आपको प्रिंसिपल रखना है, ROI रखना है, ड्यूरेशन, आपको EMI पता चल जाएगी आप।
सर जैसे किसी सेल में फॉर्मूला करके हमने डिलीट कर दिया, मगर वो फॉर्मूला वो लगा हुआ, कोई भी वैल्यू में डाल रहा हूँ कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको टर्मिनेट नहीं करूंगा उसका बाद में कैसे कर दिया मैंने क्या हुआ क्या है, दोबारा बोलो, फॉर्म बात समझ में नहीं आई मेरे। सर किसी सेल में एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, मतलब ये हमने परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा रखा है टेबल पे, टेबल मैंने रिमूव कर दी, डिलीट कर दी, मैं एक नई फ्रेश टेबल बना रहा हूँ, मगर वो फॉर्मूला दोबारा से ले रहा है। फ्रेश टेबल किसकी, यहाँ पे इस टेबल की बात कर रहे हो या यहाँ की बात? एक टेबल बनाई, इसमें क्या करा तुमने, फॉर्मूला आरओआई के साथ ऐसे 12% ऐसे, तो अब क्या हो रहा है, कुछ भी डाल रहे हो तो परसेंटेज में ले रहा है, राउंड कर रहा है। वो तो डेसिमल प्लेसेस से बढ़ा लो आप उसे, डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज कर दो, यहाँ तो राइट 12.50। अगर नहीं आ रहा है आपका या राउंड अप कर रहा है ना, तो उसे यहाँ पे होम मेन्यू में आके ये चीज यहाँ बताई है मैंने आप लोगों को, डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज कर दो, तब हो जाएगा, करके देखो। किसे, इसे, ठीक है, इस बार आरओआई के साथ करता हूँ मैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स कर दिया, आरओआई चेंज कर रहा हूं मैं, और शुरुआत करते हैं 10% से। परसेंटेज 10.5%। सेट ड्रैग करके कुछ भी आ सकते हैं, मतलब 5 का गैप रख दो भाई तो पूछ क्यों रहा है, तुझे पता है सब, तो पूछ रहा है बता रहा है, दोनों बातों में फर्क है, करने तो दे मुझे। तो ये लिया मैंने आरओआई, और इधर ले लिया इस बार मैंने टेन्योर, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट आरओआई के लिए कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये गए हम डेटा में, और व्हाट एनालिसिस, डेटा टेबल, रो में कह रहा है, रो में क्या रखा है, तो रो में मैंने ड्यूरेशन रखा है, और पूछता है कॉलम में क्या रखा है, तो कॉलम में रखा है आरओआई। ये देखिए, तो 1 लाख रुपीज के लिए मान लेते हैं 10% पे, तो 48 के लिए ये है, 10.5 में ये, ठीक है। तो इससे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें पता चलता है। और समवन वांट्स कि भाई प्रिंसिपल चेंज, मतलब अलग प्रिंसिपल के लिए आए, ये 1 लाख के लिए है, और 1 लाख के लिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख है। अब कोई चाहता है कि भाई ये 5 लाख के लिए पता करना है, तो 5, तो देखो सारी ईएमआई बदल गई, ठीक है ना। तो सोर्स वही है जो लोन टेबल हमने लेफ्ट साइड में बना रखी। सेल की प्रॉपर्टी उसकी वजह से नहीं हो रहा था, जो भी आपने करी ना जनरल होती थी। हाँ हाँ, वही प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ती है, तो वो उसको 0 पॉइंट कुछ लिख दे रहा होगा कि तूने बताया ही नहीं ऐसे मुझे। ठीक है ना, तो वो नंबर होता है, तो वो नंबर होने की वजह से वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, परसेंटेज को नंबर में। ये
यहाँ तक कोई डाउट, किसी के दिमाग में कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बता सकता है, कुछ भी कंफ्यूजिंग लगा हो। पक्की बात। तो भाई गोल सीक में एक सिंगल वैल्यू चेंज हो सकती है और डेटा टेबल में 2 वैल्यूज। ठीक है, तो हमने करके देखा, हमने प्रिंसिपल के साथ भी किया, आरओआई के साथ भी किया। ठीक है ना, आपकी चॉइस है। और ये ना डेली लाइफ के लिए प्रैक्टिकली, कभी तो लोन लोगे, ठीक है ना। ठीक है, कभी वो अच्छे दिन आएंगे जब तुम्हें भी लोन लेना पड़ेगा। ठीक है ना। कल को तुम कार ले रहे हो, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो अपने लिए ईएमआई खुद कैलकुलेट कर सकते, बैंक वाला बेवकूफ नहीं बना सकता वहाँ। मतलब कितना आरओआई खुद जो है बैठ के, ये रेडीमेड शीट है, यू जस्ट नीड टू प्लेस द प्रिंसिपल और आरओआई जितना हो रहा है, और आपके सामने लोन टेबल, आप उससे पहले बता दोगे। वो अपनी ना ऐप में चेक करके बताते हैं, कहोगे हम एक्सेल में ही बता देंगे तुझे भाई। ठीक है, तो ये वहां पे काम आएगा काफी हद तक। हाँ, कैलकुलेटर होता है, वो ऐप होती है उनकी, हाँ, उससे निकाल के दिखाते हैं वो। तो वो भी यही तो है, वो उसमें भी यही चीज है, प्रिंसिपल बताया, आरओआई बताया, और वो भी यही करते हैं। अब तुमने कहा 24 मंथ में इतना हो रहा, तुमने कहा भैया ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो फिर उसके बाद सीधे 72 ठोकता है वहां पे। और बैंक का रूल होता है, बैंक ना जैसे 1 साल के लिए देता है लोन, 2 साल के लिए, 3 के लिए नहीं देता, फिर 3 और 4 के लिए, फिर कहेगा सीधे 5 साल। ठीक है, तो तुम कितनी भी जिद जबरदस्ती कर लो वो नहीं देगा। ठीक है, कहेगा या तो 5 कराओ या फिर 2 ही रखो। उनका अपना हिसाब होता है वो, उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है। ठीक है ना, ऐसे 5 के बाद फिर 7, फिर 10, इस तरह से चलता है। तो मन मर्जी का नहीं चलेगा कि 6 महीने के लिए दे दो, 2.5 साल के लिए कर लो, ऐसा नहीं चलता वहाँ। ठीक है ना। हाँ, वो कहते हैं हाँ ज्यादा ले लो, वो हाँ ऊपर कर लेते हैं, वो कहते खुद ही बढ़ाते हैं वो कि 50,000 और डाल दिए और ड्यूरेशन बढ़ा दिया, ऐसा भी करते हैं लोग। ठीक है ना। और ब्राइब भी लेते हैं, मजेदार बात बताऊं तुम्हें मैं। ठीक है, हाँ, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके हाथ में होता है असल में, जो जो बेसिकली आपसे कम्युनिकेट कर रहा है उसके हाथ में आरओआई क्या ऑफर करे हो। वो हाँ, तो वो 2-4% डाउन करता है, कहता है मैंने आपके इतने हजार बचा दिए, लाओ भाई इतना निकालो। ठीक है, ये सब भी चलता है। खैर, चलिए आप चलेंगे व्हाट इफ एनालिसिस में तीसरे ऑप्शन। तो गाइज अभी तक किया हमने गोल सीक, दूसरा किया डेटा टेबल, और दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। गोल सीक में सिंगल वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो पा रही है, एंड डेटा टेबल में 2। और अब बचता है हमारे पास सिनेरियो मैनेजर। सो सिनेरियो मैनेजर में होगा क्या एग्जैक्टली, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज चेंज की जा सकती है। देयर इज एज सच नो लिमिट, कितनी भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, वेरी करा सकते हो। ठीक है, और नाम ही इसका है सिनेरियो मैनेजर, तो क्या समझ रहे हो सिनेरियो किसे कहते हैं? सिनेरियो से क्या समझ रहे हो? सीन को बोलते हैं। सीन। स्पेसिफिक सर्कमस्टांस, ठीक है, परिस्थिति, सर्कमस्टांस इसे कहा जाता है। केस, केस कह सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी, बेसिकली इसका यूज किया ही इसलिए जाता है केस स्टडीज के लिए।
ठीक है, लेट से आज हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट 1150 रुपीज। आपने देखा होगा ये तो कॉस्ट मुझे पड़ रहा है, लेकिन एमआरपी आपने वो जो क्लॉथ होता है या शर्ट होती है वो 250 रुपए की खरीदी होती है, एमआरपी उस पर 1999 लिखा होता है। क्यों भाई? अट्रैक्टिव इसमें क्या अट्रैक्टिवनेस है कि रेट ज्यादा लिख दो भाई? बैग में प्राइस लिखा हुआ 3999, आपने खरीदा है 1900 रुपए का, तो उतना क्यों लिखा हुआ है उसमें? अब यस, वो होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यहाँ आपको 1999 का मिल रहा है, कहीं और मार्केट में जाओगे वहां कुछ और रेट होगा। ठीक है, बेसिकली देखो एमआरपी के बारे में एक बात बता दूं आपको मैं, ये तो है कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, ये जो ऊपर निकाली है। एमआरपी किस हिसाब से लिखा जाता है प्रोडक्ट में, कि उसे जहां जहां सेल आउट करना होता है उस हिसाब से डिफरेंट जियो लोकेशंस पे। बेसिकली अभी तो खैर विद इन अगर कंट्री की बात करें तो पहाड़ों पे चीजें महंगी मिलती है, जैसे आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन अदर खर्चे हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। दूसरा, सप्लाई चेन जितनी लेंदी होती जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट उतनी बढ़ती जाती है, महंगी होती जाती है चीजें। सप्लाई चेन का मतलब लेट से मैं बनाने वाला हूँ मैन्युफैक्चरर, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने से भी छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उसके बाद रिटेलर के पास आता है प्रोडक्ट। ये होती है सप्लाई चेन। और ये सब जब ये सीरीज से चल रहा होता है तो सब लोग अपना अपना मार्जिन, इसमें 1150 में मैंने अपना जोड़ा, मैन्युफैक्चरर ने, अगला वाला अपना जोड़ेगा 50-100 रुपए, उससे अगला वाला वो भी अपने 100 जोड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हम तक आते आते प्रोडक्ट जो है इस रेट का 400-500 रुपए महंगा तो आराम से हो जाता है। सही है। अब एमआरपी को लेके कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ द लैंड, है ना, भारतीय कानून कहता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से ऊपर नहीं बेचा जा सकता। अब लेट से मैं प्रोडक्ट में प्राइस टैग लगा दूं 1150 का, तो क्या मेरे से आगे वाले उससे महंगे पे बेच सकते हैं उसे? नहीं। करेक्ट है, यही बात होती है, एमआरपी का कॉन्सेप्ट यही है, इसलिए एमआरपी ज्यादा लिखा होता है। ठीक है ना, एमआरपी ज्यादा लिखा होता है और आप चीज सस्ते में लेके आ रहे होते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन, टैक्सेस, सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये बात है। अब लेट से यहीं पे एक केस लेके चलते हैं कि मुझे ना अपने प्रोडक्ट का एमआरपी डिसाइड करना है। ठीक है, लेकिन इस बार केस में थोड़ा डिफरेंट लेके चल रहा हूँ। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि चीजें कभी महंगी होती है कभी सस्ती, तो हो सकता है कल को महंगाई बढ़ जाए। अब इन्फ्लेशन कैसे होता है, तो हमारी कंट्री में अगर हम बात करें, जैसे फ्यूल प्राइस हाइक होते हैं, ठीक है, या कोई डिस्क्रिपेंसी होती है इंपोर्टेशन वगैरह में, तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, हाइक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे उन्हीं सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए कि कल को हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, तब ये थोड़ी कि एमआरपी काट के मैं नया लिखूंगा, जो एक बार छप गया छप गया। सही बात है, नहीं बेचा जा सकता है, रूल के अगेंस्ट होता है ये। ठीक है, वो बिल्कुल बाय लॉज में है कि आप एमआरपी से ऊपर तो बेच ही नहीं सकते। ठीक है, जेल कराई जा सकती है उसमें सीधे सीधे। तो यानी कि मुझे प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करना है, एमआरपी डिसाइड करना है कितना लिखवाऊं। तो मुझे दो सिनेरियो ध्यान में रखने हैं, एक तो ये एक्चुअल सिनेरियो है जो अभी चल रहा है, ठीक है, और आगे का सिनेरियो ये है कि हो सकता है चीजें महंगी हो जाए, तब मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी या मैं कितने में बेचूंगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले का आपको बताता हूँ मैं, कुछ मंथ्स पहले हुआ था, ये सेमीकंडक्टर्स को लेके ही हुआ था। इंडिया में इंपोर्टेशन बंद हो गया था तो चीजें महंगी हो गई थी, पता आपको, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस महंगे हो गए थे क्योंकि चाइना ताइवान से इनका इंपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था सेमीकंडक्टर सब। तो उस समय टीवी वगैरह सब कुछ महंगा हो गया था, ये सब हुआ है असल में। तो गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में फिर यही सेटअप्स वगैरह बनवाए, तो अब ये हो गया कि हमारी कंट्री में ही बनने लग गए हैं, बाहर से भी आ रहे हैं लेकिन हमारी कंट्री में भी बन रहे हैं। तो उससे ये हो गया है कि कॉस्ट उसकी बैलेंस हो गई, नहीं तो हर चीज महंगी हो जाती, फोन से लेके आपके एलईडी, स्मार्ट टीवी एंड एवरीथिंग, हर एक अप्लायंस। ठीक है, ये जितने भी सर्किट बोर्ड होते हैं, जितने भी डिवाइसेस इक्विपमेंट से आप घिरे हुए हो, इवन आपका लैपटॉप, आपका फोन, ये सारे के सारे बाहर ही बनते हैं, इंडिया में कुछ नहीं बनता। इंडिया में केवल एक ही चीज होती है, दैट इज असेंबलिंग। ठीक है, पार्ट सारे बाहर से बन के आते हैं, सीपीयू, रैम, एवरीथिंग सब चाइना से बन के आ रहा है, चाइना, ताइवान, इधर ही से आता है, और वो यहाँ आके असेंबल हो रहा होता है। ठीक है ना, ओप्पो वीवो में लिखा रहता है मेड इन इंडिया, बट वो मेड इन इंडिया नहीं होता, वो होता है बिल्ट इन इंडिया। ठीक है ना, वो बिल्ट किया गया है यहाँ पे, सारे अप्लायंसेस चाइना से आते हैं, वो यहाँ पे केवल असेंबलिंग होती है उसकी। ठीक है, तो ये वही चीज है। अब चाइना से आने का, या चाइना इतना डोमिनेंट हुआ है, उसके पीछे स्टोरी ये है कि भाई वहाँ ये चीजें सस्ती है। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है बहुत चीप रेट में मिल जाती है, बेस्ट रेट पे, और कंट्रीज में महंगा है ये चीजें। ठीक है, तो इवन अगर वो बाहर से आना बंद हो जाए
तो मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बैड इम्पैक्ट इसका पड़ता है, और ऐसा पिछले कुछ मंथ्स में हुआ था। ठीक है, हम उसी केस स्टडी को लेके चल रहे हैं। लेट्स से सर्किट बोर्ड, सेमीकंडक्टर्स जैसी चीजें बाहर से आनी बंद हो जाए, तो हमें लोकल खरीदनी पड़ेगी, और हो सकता है लोकल खरीदने में उसकी कॉस्टिंग क्या पड़े, ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, ये वही है इंडियन लड़ी और चाइनीज लड़ी। समझ गए बात? दिवाली में ये टॉपिक चलता है हर साल। ठीक है, चाइनीज लड़ी 20 रुपए की आती है और इंडियन 120 की। ठीक है, तो कितना फर्क है खुद लगा लो। और आपको बताऊं, 20 रुपए की तो आप खरीदते हो चाइनीज लड़ी। जब ये यहाँ क्या नाम कहते हैं हमारा, कौन सा मार्केट है, चांदनी चौक, और जब लाजपत नगर में उतरता है ना लॉट, तो वहां इसकी कॉस्ट 2-3 रुपए होती है। पता है आपको? किलो के हिसाब से बिकती है वहां पे। ठीक है, 2-3 रुपए से, और आप तक पहुंचते पहुंचते वो 20 रुपए हो जाती है। तो चाइना वालों को तो वो 1-2 रुपए की पड़ रही होगी मुश्किल से। हाँ, ऐसा आता है वो माल सारा। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रिक जो ये चीजें है ना, अप्लायंसेस वगैरह, ये सब बहुत सस्ते हैं। ठीक है ना। अब इस तरह की एक केस स्टडी हम लेके चल रहे हैं कि चीजें हो सकता है फ्यूचर में क्या हो जाए, महंगी हो जाए। उसके लिए कई रीजन हो सकते हैं। रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कल को पेट्रोलियम एक्सपेंसिव हो जाएगा। पेट्रोलियम एक्सपेंसिव होते ही सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो ग्रोसरीज होती हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, सब्जी महंगी हो जाती है, दालें महंगी हो जाती है, पल्सेस महंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सिनेरियो होते हैं। इस तरह के सिनेरियो को जज करने के लिए हमें दिया गया है ये फीचर, दैट इज सिनेरियो मैनेजर, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी बना के उन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हो कि वर्स्ट केस कैसा होगा और अच्छा होगा तो कैसे। सही है, वो कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अब इसमें भी देखो, लेट से एक चीज और लेके चलते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि मैं ये किसी एक वेंडर से खरीदता हूँ रॉ मटेरियल, मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, और 4 अलग अलग वेंडर मुझे अलग अलग रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या मैं चारों को कंपेयर नहीं करना चाहूंगा आपस? समझ रहे हैं बात? वही चीज है। तो यानी कि कुछ भी केस हो सकता है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से इसे बिल्ड किया जा सकता है, इस तरह की रिपोर्ट बनाई जा सकती है। तो वही हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यही सेम डेटा मैंने लिया और एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मुझे एमआरपी प्रिंट करना है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कितना लिख देना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं लो कि 999 4 टाइम 9 लिख दूं जबरदस्ती, वो भी गलत होगा, है ना, वो भी सेंसलेस है ना। क्यों? एकदम ज्यादा भी नहीं किया जा सकता, लिखा जा सकता है ना, वही चीज है। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं व्हाट इफ एनालिसिस में आता हूँ, एंड आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन दैट इज सिनेरियो मैनेजर। जैसे मैंने बताया, गोल सीक में एक वैल्यू चेंज हो पाती थी, डेटा टेबल में हमने 2 करी, रो एंड कॉलम, और सिनेरियो मैनेजर में सारी की सारी चेंज हो सकती है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ सिनेरियो मैनेजर। ये इस तरह का एक डायलॉग विंडो खुल के आएगा आपके सामने, जो कि अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक टैब है ऐड, तो हमें क्लिक करना है ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद ये सिनेरियो का नाम पूछता है, यानी कि कुछ आपको उस सिनेरियो को नाम देना है। मैं यहाँ पे प्राइस हाइक ही लेके चल रहा हूँ कि भाई कभी हमारे कंट्री में होता रहता है ऐसा कि प्राइस हाइक्स होते रहते हैं, तो मैंने एक सिनेरियो बना दिया प्राइस हाइक में से। फिर यहाँ पे पूछता है बाय चेंजिंग सेल, इसमें चेंजिंग सेल क्या रख, मतलब किन की वैल्यू चेंज करोगे। तो मजेदार बात यह है कि इस बार मैं पूरी रेंज सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट है ही नहीं, तो मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी। नीचे कमेंट सेक्शन आ रहा है, जिसमें कि ऑब्वियसली मेरा नाम, मेरे सिग्नेचर आ रहे हैं, और मैं इसमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूं कि क्या सोच के ये सिनेरियो में बना रहा हूं। ठीक है, तो यू कैन ऐड अ डिस्क्रिप्शन ऑन दिस। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्लिक कर देना है ओके पे। तो पहला काम किया, सिनेरियो का नाम दिया, बाय चेंजिंग सेल में तो पूरी ग्रुप ऑफ सेल सेलेक्ट की, केवल टोटल को छोड़ के, और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे, डायलॉग विंडो खुल के आएगा, ये आपसे नई वैल्यूज यानी चेंजिंग वाली वैल्यूज पूछेगा। अब मान लीजिए 550 का था, अगर ये एक्सपेंसिव हो जाता है तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं 650 का। ये 200 से हो जाएगा आपका 300 का। ये 150 से मान लेते हैं आपका 180 का हो जाएगा। और असेंबली वेजेस लेट से 70 है, महंगाई बढ़ेगी तो वेजेस भी बढ़ाना पड़ेगा भाई, ये मुझे करना पड़ेगा 90। और अपना शेयर एक बार को इसमें वैल्यू अनचेंज भी रखी जा सकती है। मैं मान लेता हूँ कि सब कुछ बढ़ रहा है, मैं अपना शेयर नहीं बढ़ाता हूँ, या अगर इच्छा है तो इसे भी बढ़ा दिया, 200 कर दिया, और इसे कर देना है ऐड या ओके। ऐड या ओके करते ही देखिए एक सिनेरियो बन के आ गया, जिसका नाम आ गया है प्राइस। ऐसे ही मुझे दूसरा एक सिनेरियो लेना है, तो मैं उसका नाम दे रहा हूं, ऐड करना है, और उसका नाम दे रहा हूं प्राइस ड्रॉप। ठीक है, बाय चेंजिंग सेल सेम ही रखा, कमेंट में कमेंट दिया, ओके करा,
और अब ये पूछ रहा है मुझे वैल्यूज चेंज। तो 550 से मैं मान के चलता हूँ कि बाद में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो ये 500 हो जाएगा, ये 200 से 160 हो जाएगा, और ये 150 से 130 हो जाएगा लेट से। ये 70 बाई वेजेस वैसे भी चेंज नहीं होता, एक बार हो गया हो गया। और 180 से मैं इसे मान लेता हूँ, मैं इसे बढ़ा देता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ड्रॉप ही हो हर चीज में। हाँ भाई, मैं ड्रॉप हो रहा है तो मैं कमाना ज्यादा चाह रहा हूँ ना, मौके का फायदा उठाया जाए, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा उसे हाइक कर दिया। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक तरफा ही चले आप, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, तो वो दोनों तरफ, यानी यहाँ पे चेंजिंग की बात हो रही है, बढ़ाने या घटाने की नहीं हो रही है, ठीक है ना, इट्स अबाउट चेंजिंग बाय चेंजिंग सेल्फ, ठीक है। सो ये करने के बाद आपने कर देना है ओके। जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए दो सिनेरियो बन के आगे, एक प्राइस हाइक है, एक प्राइस ड्रॉप है। बस मुझे कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है समरी पे। जैसे ही मैं करूंगा, ये पूछेगा सिनेरियो समरी या सिनेरियो पिवट, तो पिवट बिल्कुल नहीं करोगे, सिनेरियो समरी करना है। रिजल्ट सेल में यही सिलेक्टेड होनी चाहिए, वैसे ये खुद सेलेक्ट कर लेता है, बट अगर नहीं कर रहा है तो आपको इस पे कर्सर रखना होगा और ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके करेंगे, एक नई शीट बन के आएगी, दैट इज सिनेरियो समरी। करंट वैल्यूज दिखा रहा है 550 200 करके, और अभी करंट जो कॉस्ट है वो आ रही है 1150। अगर प्राइस हाइक होता है किसी रीजन से तो वो 1420 चला जाएगा, और प्राइस ड्रॉप, अच्छा वो मैंने थोड़ा एंट्री में गलती कर दी, ठीक है, तो थोड़ा महंगा हो गया ठीक है, बट वो प्राइस ड्रॉप है असल में, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली कई सिनेरियो, यहाँ पे तो हमने दो ही लिए, आप कई सिनेरियो पैरेलल बना सकते हैं और उसकी एक केस स्टडी कर सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये है, इस हिसाब से मैं चलूंगा तो मुझे लगेगा हाँ कुछ नहीं तो 2000 तक मुझे एमआरपी अपने प्रोडक्ट का रखना चाहिए फिर, ठीक है ना, वर्स्ट केस का। तो ये है। नहीं नहीं, इतना मत सोच, इतना प्रेशर मत लो अभी, ठीक है ना, इसके लिए कॉस्ट मैनेजर्स होते हैं, वो ये काम करते हैं, ठीक है ना। सिनेरियो आप इसी एग्जांपल से मत जोड़िए, वो किसी भी केस में कुछ भी हो सकता है। और क्या आरओआई वाले केस उसमें नहीं अप्लाई कर सकते क्या इसे? उसमें भी तो कर सकते हो, जो अभी हमने ईएमआई कैलकुलेट किया, सेम चीज वहां पे भी तो की जा सकती है। वहां पे भी आप दो डिफरेंट प्रिंसिपल लीजिए, ठीक है, या प्रिंसिपल सेम लीजिए, बैंक्स के नाम रखो सिनेरियो के नाम पे, ठीक है, और सबके अलग अलग आरओआई, बस। तो क्या वहां पे नहीं हो सकता? वहां पे भी यूज हो सकता है इसका। तो आप एग्जाम्पल पे मत घुस जाइएगा कि खाली कॉस्ट के लिए ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो चीजें यूज की है वो हर जगह एप्लीकेबल है, आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए बस, ठीक है। तो चलिए इसे ट्राई करके देखिए आप लोग। हेलो।
प्राइस फाइव करने का प्राइस को क्राइटेरिया बनाने के बाद क्लोज करना है। क्लोज में समरी। हाँ जी। तो नेक्स्ट वीक में एक्सेल हो जाएगा ना? कोशिश रहेगी। एक मिनट।
तो पूरी है। सिक्सटीन, हाँ कर देंगे नेक्स्ट वीक तक। 2 दिन में फॉर्मूलाज और 2 दिन में VBA, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। डन हो गया। एक चीज बकवास है लेकिन इसमें तुम्हें नहीं लगा कुछ अच्छा लगा सब? हाँ, पता चल रहा है ये है क्या? कोई अगर आपका सिनेरियो देखेगा तो उसके समझ में आएगा ये क्या है? नहीं आएगा ना, यही दिक्कत है इसमें। मतलब ये सेल में चेंज हुई। हाँ लेकिन वो है क्या, नाम क्या है फील्ड का, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये, तो इसके लिए ट्रिक है एक मेरे पास। मैं इनसे ये जो रिजल्ट वैल्यू वाली सेल है इनको रीनेम कर दो, नेम बॉक्स में जाकर सर्किट अंडरस्कोर बोर्ड, ठीक है। ये आ गया आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स और हेलो मैम, हाँ जी। आप फ्री हो तो आई हैव टू मेक वन अनाउंसमेंट। सो एक मिनट मैम को सुन लीजिए भाई सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। If you people are interested for Power BI start sharing your resume on hr@brillicaservices.com. I have already posted on the notice board, just go through it. Okay. And those who are really interested, please attend this session on 11th and 12th. We are going to prepare you for the interview, how you have to, your body language should be, your resume, everything we are going to tell you on this session. I hope a few of you have already attended that, the previous session also. नहीं, Is there anyone? ये नए हैं सर। Okay, then please attend the session on 11th and 12th for knowing all these things. And the rest, just start sharing your resume at hr@Brillica Services, those who have already done with the Power BI part. I hope everyone, the online people have also heard that. They will not respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सुन लेते ma'am. हैं, Yes, ma'am. चुप रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं। Okay. So for the online student service, share you my mail ID to share your resumes. Okay. Hello, ma'am. Ma'am, can we do this online also? No. You have to come to the premises. If in case you are not in the Dehradun, then I can prefer you to come online. Otherwise, there's no opportunity to attend online. Ma'am, 12th को exam है मेरा क्योंकि तो I Okay, won't you be in can Dehradun. come 11th in for 1 hour. Is it possible for you? No, ma'am, exam TRA में है तो ma'am मुझे 11th को निकलना पड़ेगा. Okay. Yes, ma'am. Okay, I can check with that part. That Yes, ma'am. if online session will be available. I'm not sure about that. I'll just update you. Okay, so Power BI वाला हमने already बनाया हुआ इंटरव्यू ग्रुप से, उनमें सबको ऐड कर दो जो मैं भी नए एडमिन हैं। नहीं हूँ, मैं आपको एडमिन बना देती हूँ। आप हो ना ग्रुप में, क्या नहीं पर हो? इनको इनमें से पावर BI किसका हुआ है? आई डोंट थिंक सो, इनका किसी का नहीं हुआ, ये नए हैं किसी का भी नहीं हुआ है नहीं, पावर नहीं, बीआई। 12th में मिल जाएंगे तो पावर। सागर. ऑनलाइन में किसका हुआ है पावर BI और का है किसी का? Yes, sir. सागर और शशांक. सागर, यस सागर का और का है। जिसका भी हो रखा है उनको ग्रुप में ऐड कर देना, मैं आपको एडमिन बना ठीक, दूंगी। डन, आप डन। हो ग्रुप में, मैं नहीं हूँ। मैं आपको ऐड कर दूंगी। बाकी अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी बाकी बैचेस के लिए ठीक बता है। देना। हाँ जी। Rest we are having more companies for you, so as according we will tell you. Okay, thank you. But then also you have to attend the session, interview session on the 11th and 12th. Okay.
ठीक है भाई, इंटरव्यू वगैरह प्रिपेयर करो, जॉब लगे सभी जल्दी, जिनका पावर बीआई हो गया है। हाँ, पावर बीआई और शायद सीक्वल होगा, पावर बीआई है आई थिंक। मुझे भी कर रहा था उन्होंने मेल। हाँ, शायद एमपीएस होगा, एमपीएस में होगा, आईटी वाला। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। इसका यार होगा 35 इन हैंड तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। एनालिसिस है तो एनालिटिक पार्ट काम पे डिपेंड करता है, तो काम कितना है उस। ये ऐसा प्रेशर आप बता रहे हो ना। हाँ, नहीं कम भी हो सकता है, मतलब इससे, क्योंकि देहरादून में थोड़ा कम है सैलरी असल में। जहाँ जरा एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत, जैसे वर्क एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, इरेलीवेंट भी हो तब भी चलेगा, तब थोड़ा सैलरी ठीक आ जाती है। सब हम लोग को अटेंड करना है, बस तुम हो सकते हैं। और क्या, अब किसके दे रहे हैं फिर, और भी आई हो रखा है तो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सेशंस अटेंड करो, ब्रश अप करो स्किल्स को, तभी जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब वहां बैठोगे, सेशंस पे बैठोगे, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इंटरव्यू में जाके हम नर्वस हो जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना। कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं, समझने वाला कुछ और ही समझ लेता है ना। और पता चला कि जी खराब। अभी लास्ट गए थे कुछ बच्चे, तो फीडबैक ये आया वहां से रिक्रूटर का कि प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, कि अब सारा तो प्रैक्टिकल करा रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा फीडबैक आए तो फिर सोचो हमें कैसा लगेगा, है ना। तो वहां से फीडबैक ये आया था कि बच्चों को प्रैक्टिकली मतलब थोड़ा कम थे, मतलब जबकि उल्टा है, हम लोग प्रैक्टिकल में ज्यादा फोकस्ड होते हैं, है ना। तो वो यानी कि वो जब जवाब दिए गए होंगे तो उसमें वो जाहिर नहीं कर पाए उस बात को कि हमें प्रैक्टिकली नॉलेज है, समझ रहे हो। इसलिए जब जवाब देते हैं आप, आंसर करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस को, तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमेशा। थ्योरी एक अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली बताना बहुत जरूरी होता है। खैर, अब वापस आ जाते हैं, और इनको रीनेम कर रहा था बेसिकली मैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स इसका नाम दिया, इसका नाम दे रहा हूँ आउटर बॉडी, आउटर अंडरस्कोर बॉडी, इसका नाम दे देते हैं वेजेस, ठीक है। याद रखना, नेमिंग कन्वेंशन में याद रखें, ये नेम्स जो आप रीनेम कर रहे हो ना, ये स्पेस नहीं लेता भाई, ठीक है। तो अगर दो नाम वाला लिख रहे हो तो बीच में अंडरस्कोर यूज कीजिएगा, और इसका नाम दे देता हूँ टोटल, और एंटर करना है नाम देने के बाद। इसके बाद अगर मैं जाके व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, और इसको समरी पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए अब नाम लिखे हुए आ रहे हैं और ज्यादा सही साउंड कर रहा है। लेकिन सर हम ऐसे नहीं ठीक है, आइडिया खराब तो नहीं लगा मुझे, कर सकते हैं। बस ये चीज है। हाँ, ऊपर नीचे लिख दिया वो भी है, उससे बेटर है वहां करो, क्योंकि सिनेरियो आप बार बार दोबारा जब बनाओगे तो वहीं से बनाओगे, है ना। तो वहां चेंज करने में ठीक है, नहीं तो बार बार आपको सिनेरियो में आके चेंज करना पड़ेगा। अगर ज्यादा एंट्री होगी तो ये बहुत ही हाँ, ये थोड़ा परेशानी हो जाएगी, ये फीचर का ही लूप होल है यार, मैं क्या करूँ बहुत लोगों ने, मैंने भी सजेस्ट किया था इसके लिए, बट कोई प्रतिक्रिया आई नहीं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। कर रहे हैं काम। है, हो सकता है, नो डाउट, पर कई साल हो गए ऐसे ऐसे देखते हुए यार, बिठा लिया कई, तब से 3-4 रिवीजन आ चुके इग्नोर करते हैं, वही या नहीं हो पा रहा है या क्या है पता नहीं, कुछ चीजें ये नहीं सुधारते, बात ये है। नए वर्जन के साथ देखिए। कितने नए आएंगे यार।
दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा, रिफ्रेश नहीं होता है। सिनेरियोज वहीं से एडिट भी किए जा सकते हैं कभी भी, कभी भी लगेगा तो एडिट किए जा सकते हैं, कोई रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है लेट्स से। डायरेक्ट नहीं होता अगर हम डायरेक्ट क्या कर रहे नहीं, इसमें लिंकिंग का फैसिलिटी नहीं दिया है, जो कि मुझे लगता है गलत है। हाँ, जैसे मुझे मेरा मानना इसमें है कि एक तो लिंकिंग और ये जो टाइटल हमें देने पड़ते हैं ना, ये दोनों बकवास आइडियाज है, इन पे काम करना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट। तो कोई भी सिनेरियो लगता है कि गलत हो गया है तो एडिट कर सकते हो उसे आप, और एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रीवियस शीट पे जाके ही वहां से करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिनेरियो वाला जो पेज है वहां पे कर तो सकते हो, लेकिन वो कभी अप्लाई होके दिखेगा नहीं आपको, रीलॉन्च तो करना ही पड़ेगा बिडालिया, समझ गए ना? मतलब आपको एक बार हाँ रीलॉन्च करना ही पड़ेगा, रीलॉन्च करके चेंजेस दिखेंगे, नहीं तो चेंजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये है। सो गाइज, इसके साथ ही कंप्लीट होता है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। तो हमने 3 टूल्स इसमें पढ़े, डेटा टेबल, गोल सीक एंड सिनेरियो मैनेजर। कल हम लोग अब तो मंडे को ही मुलाकात होगी आप लोगों से आई थिंक। सो मंडे और नेक्स्ट वीक हमारी कोशिश रहेगी, मतलब हमारी का मतलब मेरी खासकर, और आप लोगों का साथ भी चाहिए होगा कि हम लोग एक्सेल कंप्लीट कर सके नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, और फिर आगे जो है डिफरेंट अदर मॉड्यूल्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ अभी है, काफी चीजें हैं। अगला हफ्ता काफी मैसी रहेगा, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। फॉर्मूलाज वगैरह नेक्स्ट जो है उसमें होने हैं, वीबीए उसमें होना है। ठीक है, ये विजुअल बेसिक वगैरह भी वही हम लोग कर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मंडे को आप लोगों से मिलते, बाय आयुष, आरती, थैंक यू सर। पायल। Okay, sir. ओके, बाय बाय दिव्या।